आज के वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 टू 1990 पार्ट 3 उद्योग विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां, इंडस्ट्रीज़, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका एवं महत्व। सबसे पहला, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि। उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। तीव्र पूंजी निर्माण दर देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। इससे देश में पूंजी निर्माण की गति तेज होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। औद्योगिकरण से न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है बल्कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। तीसरा, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में सुधार। औद्योगिकरण से जनसंख्या का भार कृषि से हटकर उद्योगों की ओर आता है। इससे जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में समुचित सुधार होता है। चौथा जो है यह है कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि में उत्पादन तब ज़्यादा होगा जब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा या कृषि का आधुनिकीकरण होगा। इसी तरह से अगर औद्योगिकरण होगा, रोजगार सृजन होगा, नए नए तरह के रोजगार मिलेंगे। रोजगार मिलने से लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे मांग बढ़ेगी और उत्पादन कार्य और ज़्यादा होगा। इसी तरह से आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण से देश में समूची अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह से विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण होने से वस्तु की जो तैयार हो रही है देश में, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, विदेशों में उसकी मांग बढ़ती है। प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्थापन को बढ़ावा का मतलब औद्योगिकरण से देश में ही निर्मित मशीनें, उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, औद्योगिक कच्चा माल आदि की पूर्ति बढ़ने से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता को कम करने में सहायता मिलती है। बैंकिंग, बीमा संस्थाओं का विकास होता है, क्योंकि उद्योगों के लिए मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बैंकिंग सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयत्न। औद्योगिक वित्त का प्रबंध। दूसरा, सुस्पष्ट औद्योगिक नीति की घोषणा। तीसरा, विदेशी पूंजी और तकनीकी सहायता। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। पांचवा, आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। छठा, यातायात और संवाद वाहन के साधनों का विकास। सातवां, आयोजित औद्योगिक विकास। और आठवां, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधान। तो इस तरह से भारत में औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत प्रयत्न किए गए। योजना अवधि में भारत के औद्योगिक विकास की विशेषता है। जैसे पहला है आधारभूत उद्योग की तीव्र प्रगति। इसका मतलब है दूसरी योजना के समय से औद्योगिकरण विशेष रूप से आधारभूत और भारी उद्योग के विकास पर बहुत बल दिया गया। देश के आधारभूत उद्योग लोहा, सीमेंट, इंजीनियरिंग उद्योग आदि का योजना काल में तेजी से विकास हुआ। दूसरा, मजबूत संरचनात्मक आधार। मजबूत संरचनात्मक आधार का मतलब हो गया नियोजन काल में आधारभूत संरचना के निर्माण, जिसमें जल, विद्युत, परिवहन, संचार सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। खनिज तेल, कोयले के उत्पादन, इसी तरह से जल, वायु परिवहन, डाकतार सेवा, टेलीफोन सेवा आदि में काफ़ी प्रगति हुई है। सकल घरेलू उत्पादन में ऊंची हिस्सेदारी। योजना काल में घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ा है। चौथा है औद्योगिक विकास दर में वृद्धि। औद्योगिक विकास दर में वृद्धि जो है ये भारत में औद्योगिक विकास की एक मुख्य विशेषता है। इसी तरह से आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब देश में ऐसी वस्तुएं तैयार होने लगी जिनका विदेशों से आयात होता था। तो धीरे धीरे जब देश में ऐसी वस्तुएं तैयार होने लगी तो आयात कम होने लगा उन वस्तुओं का, जिससे अपने देश की मुद्रा विदेशों में जाने से बच गई। औद्योगिकरण से औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई, क्योंकि वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार हुआ, विदेशों में इनकी मांग बढ़ी और इस तरह से औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ने लगा। विदेशी सहायता से उपक्रमों की स्थापना होने लगी। बहुत से उद्योग जो विदेशी सहायता से तैयार हुए समझ लीजिए भारत में, तो इनकी संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे और
इसका फ़ायदा भारत को हुआ। जैसे राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो आदि इस्पात कारखानों की स्थापना विदेशी सहायता का ही परिणाम है। इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रगति हुई, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं। औद्योगिक विकास के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं? इसमें सबसे पहला है कच्चे माल की समस्या। उद्योगों के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति न मिल पाना धीमे औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अनेक उद्योगों का कच्चा माल विदेश से आयात करना पड़ता है। कच्चे माल की अगर समय से उपलब्धता नहीं होती है तो उत्पादन कार्य अवरुद्ध होता है। इसी तरह से पूंजी की समस्या होती है। आधुनिक औद्योगिकरण में भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भारत में बहुत कमी है। ऊर्जा की समस्या है। यहाँ पे जो ऊर्जा है ये औद्योगिक प्रगति की लिए एक अनिवार्य शर्त है। ऊर्जा की अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति ने औद्योगिक विस्तार पर गलत असर डाला है या प्रतिकूल असर डाला है। स्थापित क्षमता का कम उपयोग। जो यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, अप्रयुक्त पड़े रहते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता कम होती है। इसी तरह से औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनकी मशीनरी बेकार पड़ी है, तो ये औद्योगिक इकाइयाँ सही से काम नहीं कर पा रही हैं। औद्योगिक अशांति, छोटी तथा मध्यम उद्योगों की उपेक्षा, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की असफलता और औद्योगिक वस्तुओं की ऊंची लागतें जो हैं ये भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य बाधाएं हैं या समस्याएं हैं। औद्योगिक वस्तुओं की ऊंची लागतों से मतलब है देश के उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं की लागत बहुत ज़्यादा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी प्रतियोगिता में हम पिछड़ जाते हैं और भारतीय उद्योग उसका उचित लाभ पाने में असफल रहते हैं। तो ये सब समस्याएं यहाँ पे भारत में हैं, इसलिए औद्योगिकरण तेज़ी से होने में यहाँ पर बहुत मुश्किलें खड़ी हुई हैं। औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे पहला है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के द्वारा भी औद्योगिक विकास को तीव्र किया जा सकता है। दूसरा है मानवीय पूंजी निर्माण। मानवीय पूंजी निर्माण से मतलब है अगर लोगों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रशिक्षण में उनको ध्यान दिया जाएगा या उन पर इन्वेस्ट किया जाएगा तो उत्पादन कार्य उतना अच्छा होगा। इसी तरह से औद्योगिक अनुसंधान के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी। श्रम संबंधों में सुधार होना चाहिए। औद्योगिकरण के लिए पूंजी एवं श्रम में तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों के तालमेल से ही जो उद्योगों का उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना। रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना मतलब जो बेकार पड़ी हैं इकाइयाँ, उनके फिर से स्थापना के प्रयास किए जाने चाहिए। इसी तरह से ये पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आधारभूत आर्थिक व सामाजिक संरचना का निर्माण, उद्यमिता का विकास, बैंकिंग संरचना का विकास और प्रबंध का व्यवसायीकरण, ये सब औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव हैं। जैसे बैंकिंग, ये बड़े बड़े उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं, इनके लिए बैंक, बीमा, इन संस्थाओं का होना आवश्यक होता है। ये संस्थाएं होंगी तो इनको वित्त की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है। देश की बैंकिंग व्यवस्था और पूंजी बाजार को सुदृढ़ बनाकर औद्योगिकरण के लिए दीर्घकालीन पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि आधुनिकीकरण उद्योगों का हो और उत्पादन कार्य तेज़ी से बढ़े, लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा मिले इससे। इसी तरह से उद्यमिता का विकास का मतलब है जो उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो उसके विकास को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की औद्योगिक नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा औद्योगिक ढांचा बहुत कमज़ोर था और जो भी थोड़े बहुत उपभोग वस्तु उद्योग थे वो अनेक समस्याओं जैसे पूंजी की कमी, औद्योगिक अशांति, कच्चे माल की कमी से ग्रसित थे। औद्योगिक वातावरण की अनिश्चितता को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने कई बार औद्योगिक नीति की घोषणा की।
इन औद्योगिक नीति की घोषणा करने का फ़ायदा ये हुआ, उद्योगों को बढ़ावा मिला। औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य थे उत्पादकता में सतत विकास बनाए रखना, लाभप्रद रोजगार को बढ़ावा देना, मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करना, भारत को विश्व पटल पर एक सफल देश के रूप में प्रतिस्थापित करना और उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना। तो इस तरह से ये औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य थे। ये नीति इसलिए लाई गई जिससे कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके। नई औद्योगिक नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति। तो इसमें सबसे पहला है सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उपक्रमों में कमी, रुग्ण उपक्रमों की पुनर्स्थापना और सहमति समझौते से कामकाज में सुधार। ये नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता में सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति। जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से मतलब है नई नीति में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश करने की घोषणा की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उपक्रमों में कमी मतलब उदारीकरण की नीति अपनाने के क्रम में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी की है। इसी तरह से रुग्ण उपक्रमों की पुनर्स्थापना, जो निरंतर रुग्ण चल रहे थे या बेकार चल रहे थे उद्योग, उनको सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए सरकार के द्वारा घोषणा की गई। निजी क्षेत्र में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त। 1991 में अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण नीति के बाद वर्तमान में 5 उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया है। ये 5 उद्योग हैं शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, सुरक्षा का सामान तथा औद्योगिक विस्फोटक। परंतु इन उद्योगों में जो मदेय लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, उनका उत्पादन करने के लिए लघु क्षेत्र की इकाइयों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से जो तीसरी विशेषता है औद्योगिक नीति की, यह है विदेशी विनियोग नीति। इसमें पहला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन। नई नीति में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने की रणनीति बनाई गई। अनेक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमन्य सीमा को 51% से बढ़ाकर 74 तथा कुछ में 100% तक कर दिया गया है। दूसरा, गैर निवासी भारतीयों को निवेश में छूट। गैर निवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के लोगों को आधारभूत संरचना संबंधी क्रिया जैसे राजमार्गों का निर्माण, विद्युत उत्पादन में निवेश करने की अनुमति दी गई। चौथी विशेषता है विदेशी तकनीक संबंधी नीति। इसमें है गैर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग। किसी भी गैर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग के लिए भी विदेशी तकनीक के समझौतों को स्वतः अनुमति प्रदान करने के प्रावधान नई नीति में किए गए। तकनीकी विशेषज्ञ। नई नीति के अनुसार विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करने अथवा देश में विकसित तकनीकों का विदेशों में परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की इजाज़त लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। इसी तरह से तीसरा है विदेशी तकनीक। ये देखिए औद्योगिक लाइसेंसिंग क्या होता है। औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था की है। औद्योगिक लाइसेंस एक लिखित अनुमति है जो औद्योगिक इकाई सरकार से प्राप्त करती है और अनुमति के अनुरूप अपनी उत्पादन प्रक्रिया का संपादन करती है। तो इस तरह से ये औद्योगिक लाइसेंसिंग का मीनिंग है या मतलब है उसका। लाइसेंस प्रणाली के उद्देश्य। औद्योगिक लाइसेंस औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति के जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसमें पहला है विनियोग की जाने वाली धनराशि का आदर्श उपयोग। दूसरा, विनियोग किए जाने वाले संसाधनों का इस प्रकार आवंटन करना कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उद्योगों की स्थापना हो सके।
आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण रोका जा सके, देश में संतुलित औद्योगिक विकास हो सके, सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और लघु स्तरीय क्षेत्र में आदर्श संतुलन स्थापित किया जा सके। तो इस तरह से ये लाइसेंस प्रणाली के उद्देश्य हैं। तो मेन उद्देश्य हो गया विनियोग की जाने वाली धनराशि का आदर्श उपयोग, दूसरा विनियोग किए जाने वाले संसाधनों का इस प्रकार आवंटन करना कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उत्पादन किया जा सके, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोका जा सके। देखिए FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 में विदेशी विनिमय सौदों के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 संपूर्ण देश में लागू है। यह भारत के किसी नागरिक के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित सभी शाखाओं, कार्यालयों और एजेंसियों पर लागू होता है। तो इस तरह से FERA का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और FEMA का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA संपूर्ण देश में लागू है, भारत में संपूर्ण जगह ये लागू है। यह भारत के किसी नागरिक के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित सभी शाखाओं पर लागू होता है। उदारीकृत लाइसेंसिंग नीति की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं सबसे पहला है केवल 5 उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटकर केवल 2 की गई है। तीसरा, उद्योग में क्षमता विस्तार की अनुमति दी गई। चौथा, पूंजीगत वस्तुएं कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई। इसी तरह से पांचवा है लघु उद्योगों को रियायत दी गई। छठा, एकाधिकार परिवारों को लाइसेंस प्राप्त करने में रियायत दी गई। सातवां, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को अनेक रियायतें दी गई हैं। आठवां, कम आबादी वाले शहरी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है। तो इस तरह से ये उदारीकृत लाइसेंसिंग नीति की विशेषताएं हैं। वर्तमान में केवल 5 उद्योग को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक उद्देश्य। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या आर्थिक उद्देश्य है? सबसे पहला, योजनाबद्ध विकास के लिए। दूसरा, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए। तीसरा, विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन एकत्रित करने के लिए। चौथा, विकास की दर में वृद्धि करने के लिए। पांचवा, आय एवं रोजगार के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न करने के लिए। और छठा, निर्यात में वृद्धि के लिए। तो इस तरह से ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक उद्देश्य हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सामाजिक उद्देश्य हैं एकाधिकारी प्रवृत्ति रोकने में। दूसरा, आय की असमानताएं कम करने में। तीसरा, न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने में। चौथा, उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने में। पांचवा, औद्योगिक क्षेत्र की अस्वस्थता दूर करने में। छठा, समाज में आय और रोजगार की सुविधाएं देकर सामाजिक न्याय देने में। और सातवां, उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने में। तो इस तरह से ये औद्योगिकरण के बढ़ावे के फायदे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश। निजीकरण की इस प्रक्रिया में सार्वजनिक उपक्रमों के अंश को सरकार द्वारा बेचना आरंभ किया गया। उपक्रमों के अंश निजी हाथों में बेचने का उद्देश्य जहां एक और प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था, वहीं साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त संसाधन भी एकत्रित करना था। सार्वजनिक उपक्रमों की बढ़ती समस्याओं के कारण सरकार ने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। विनिवेश विभाग का नाम अब बदलकर DIPAM डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया के उचित प्रबंधन के दृष्टिगत यह कदम उठाया गया है। लघु उद्योग किसे कहते हैं? देखिए, जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम होता है, वो लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह लघु उद्योग में मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक। लघु उद्योगों का देश की आय बढ़ाने में बहुत योगदान है। तो इसका क्या महत्व है? देखिए, आय के समान वितरण में सहायक। कोई भी व्यक्ति लघु उद्योग लगा सकता है और इससे उनको आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सकता है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी में कमी होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल है लघु उद्योग। इसी तरह से औद्योगिक विकेंद्रीकरण होता है। लघु उद्योगों से देश में उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है। एक ही जगह केंद्रित नहीं होते उद्योग, ये पूरे देश में फैले हुए रहते हैं। तो कम पूंजी से देश में संतुलित औद्योगिक विकास करना संभव हो पाता है। कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी। भारत में कृषि पर रोजगार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको कम करने के लिए, उस दबाव को कम करने के लिए लघु उद्योग बहुत फ़ायदेमंद है। कम परिपक्वता अवधि होती है इनकी, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है लघु उद्योग के लिए। आयात पर कम निर्भरता होती है, कच्चा माल देश में ही उपलब्ध हो जाता है, बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है। निर्यात में सहायक है क्योंकि भारत में ऐसे लघु उद्योग हैं जो यहाँ पर सामान तैयार किया जाता है वो विदेशों में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए निर्यात में सहायक होता है क्योंकि विदेशों में इनकी मांग बढ़ जाती है। स्थानीय साधनों का प्रयोग होता है क्योंकि बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्थानीय साधन है उनसे लघु उद्योगों को शुरुआत की जा सकती है। इसी तरह से बड़े उद्योगों के लिए सहायक, कई वस्तुएं तैयार होकर लघु उद्योगों के द्वारा बड़े उद्योग में ज़रूरत होती है उनकी। तो लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अर्धनिर्मित माल लघु उद्योग बना सकते हैं जिनका उपयोग बड़े उद्योग निर्मित माल के रूप में करने के लिए कर सकते हैं। कुटीर तथा लघु उद्योगों की कुछ समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहला पूंजी का अभाव। भारतीय लघु उद्यमी अपेक्षाकृत निर्धन है, उनके पास पूंजी नहीं है जिससे इस कार्य को आसानी से चलाया जा सके। उत्पादन की अविकसित प्रणाली। भारतीय लघु उद्यमों के यंत्र और कार्य करने के ढंग बहुत प्राचीन है। इससे एक तो वस्तुओं का उत्पादन कम होता है और दूसरा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लागत ज़्यादा होती है। इसी तरह से संगठित बाजार का अभाव है यहाँ पे। कुटीर और छोटे पैमाने की वस्तुओं की बिक्री के लिए सुसंगठित बाजार नहीं होने से उनकी बिक्री सही से नहीं हो पाती, उनको लागत सही नहीं मिल पाती है। इसी तरह से कच्चे माल की समस्या है। कच्चे माल इनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। उपभोक्ताओं की अरुचि है क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी आने से जो वस्तुएं तैयार हो रही हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुटीर और लघु वस्तुओं जो उद्योग हैं इससे वस्तुओं की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, तो बड़े उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों की वस्तुएं और लघु उद्योगों की वस्तुएं टिक नहीं पाती हैं। उपभोक्ताओं की अरुचि होती है। लघु उद्योगों में रुग्णता है। लघु उद्योगों में रुग्णता का मतलब है ये कुटीर उद्योगों के सामने रुग्णता की समस्या बहुत गंभीर है। वर्तमान में देश में कुल उद्योग इकाइयों में 98 इकाइयाँ रुग्णावस्था में हैं। इसी तरह से प्रामाणिकता का अभाव है। जिन वस्तुओं का निर्माण कुटीर और लघु उद्योगों के द्वारा होता है उनमें एक रूपता का अभाव होता है। अतः प्रामाणिकता के अभाव में वस्तुओं की उचित कीमत निश्चित न होने से उनकी संगठित रूप से बिक्री नहीं हो पाती है। तो इस तरह आपने पूरे वीडियो में देखा औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, कोर सेक्टर, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग, औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक नीति और विदेशी पूंजी के बारे में। जैसे औद्योगिकरण
वह प्रक्रिया जो निर्माणी उद्योगों की स्थापना के साथ साथ किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना को परिवर्तित करती है, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है उस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं जिसके अंतर्गत संसाधन सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जैसे राउरकेला के इस्पात के कारखाने। इसी तरह से निजी क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र को निजी क्षेत्र कहते हैं जिसमें आर्थिक संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है तथा निजी लाभ के उद्देश्य से ही इनका उपयोग किया जाता है। कोर सेक्टर का मतलब है अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कुछ आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे सीमेंट, भारी मशीनरी, पेट्रोलियम, लोहा, इस्पात आदि। इन आधारभूत उद्योगों का विकास करके ही अन्य उद्योगों की स्थापना की जाती है। इन्हें कोर सेक्टर के उद्योग कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मतलब है ये औद्योगिक इकाइयाँ जो उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनसे उपभोक्ता की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। इसी तरह से पूंजीगत वस्तु उद्योग है, वे औद्योगिक इकाइयाँ जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनकी सहायता से किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जा सके। औद्योगिक रुग्णता का मतलब है जब कोई औद्योगिक इकाई निरंतर घाटा होने के कारण ऋण की अदायगी नहीं कर पाती है, उसका ढांचा असंतुलित रहता है, तब इसे औद्योगिक रुग्णता कहते हैं। औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से है जिसके द्वारा सरकार उद्योगों के प्रति अपना